Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. We'll continue with our unit, Determination of Income and Employment, a heavyweight unit, 12 marks unit, and this is the 7th video on the unit. अब मेरा एक सजेशन है, इस चैप्टर को thoroughly अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज सारे वीडियोस एक एक करके देखते चले जाओ, कोई वीडियो स्किप नहीं करो, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाओगे. अब डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट गैप, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, ये सब आप तभी अच्छी तरह समझ सकते हो जब आप पहले वाले वीडियोस देख चुके हो, ओवर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के. पर एनीवेज, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप वो वीडियोस देख चुके होंगे. तो अब मैं शुरू करती हूँ भाई चैप्टर. आइए भाई. अब नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिटरमिन होता है? नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज एट इनकम लेवल एम. अब क्या नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है? बिल्कुल नहीं. इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, over employment, under employment, depending upon the situation. अब आओ भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के सब कब कंसाइड करेगा? बेटे, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तब कंसाइड करेगा जब जितनी मेरी इनकम है, नेशनल इनकम एट द इक्विलिब्रियम लेवल, उतने ही मेरे रिसोर्सेज हैं उसको प्रोड्यूस करने वाले. So if my national income equilibrium is achieved at 100 crores, that my resources available are fully employed to produce this level of output. तो जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने पे मेरे अवेलेबल सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाएं, इसी को बोलेंगे सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है कि मेरी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड मच बिफोर यूजिंग माय ऑल रिसोर्सेज फुली. मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अगर मैं उन सारे रिसोर्सेज को लगा दूं तो 110 गुड्स बनेंगे. और अगर मैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे देखूं तो मेरे को जरूरत सिर्फ कितनी है? 100 की. तो अगर मैं मानूं मेरी गुड की कीमत, हर गुड की कीमत 1 है, 1 है, तो मेरा जो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम है वो तो ₹100 पे आ रहा है, लेकिन मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कितने पे आ रही है? 110 पे आ रही है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने से पहले ही मेरा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम आ गया. इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. यही आगे जाके डेफिसिट डिमांड कहलाएगी, विच विल रिजल्ट इन डिफ्लेशनरी गैप. अभी देखो हम लोग करेंगे. अब आ जाओ, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उनको फुली यूज कर दूं तो उनकी जो आउटपुट है, उनसे जो इनकम जनरेशन है, दैट विल बी मच लेस देन द इनकम रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट. अब देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आ रही है? 85 पे आ रही है. That means only rupees 85 goods I can produce if I employ all my resources. But national income will be established. National income equilibrium will be achieved only at the income level 100. So full employment पहले ही achieve हो गई है national income equilibrium से के लेवल से. इसी को बोलते हैं ओवर जाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और यही आके जाके इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड में रिजल्ट करेगी. तो चलो भाई, अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड देखना शुरू करें. अब डेफिसिट डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. बेटे, ये जो वर्ड है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लगाना भूल जाओगे और एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो ये डेफिसिट डिमांड नहीं है. डेफिसिट डिमांड सिर्फ तभी होगी, माइंड इट, जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. देखो, ये रहा मेरा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम और ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश हो सकती है. जब मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिश हो गई है, उस लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उस लेवल ऑफ
एग्रीगेट सप्लाई को अगर मैं स्टडी करूं तो देखो मेरी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है। इसी को बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड ना लिखा जाए तो फिर ये डेफिसिट डिमांड नहीं है। डेफिसिट डिमांड सिर्फ तब है जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मेरी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अब देखो एक्चुअल डिमांड कितनी है मेरी, ये वाला कर्व है। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो मेरे को डिमांड कितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। AD dash is much above AD. So required aggregate demand curve is this. एक्चुअल क्या है, ये है। तो मेरी जो डिमांड है वो शॉर्ट हो रही है सप्लाई से, इसीलिए क्या होगा, इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगी। इन्वेंट्री बिल्डअप होते ही प्रोड्यूसर क्या करेगा, बंदों को निकाल देगा जॉब से, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। जो उसके ऊपर स्टॉक बिल्डअप हो गया उसका क्या करेगा, प्राइस कम कर करके सेल करेगा। तो इसी पूरे गैप में प्राइस फॉल होगा इकोनॉमी में। इसी को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप और इसी को बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। Deflationary gap is the gap by which actual aggregate demand falls short of aggregate demand required to establish full employment. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश करना चाहती हूँ तो ये डिमांड होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल डिमांड कितनी है, बहुत कम है। और यही कारण है कि इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, और यही कारण है कि मुझे प्राइस कम करना पड़ा है इकोनॉमी में, डिफ्लेशन देखनी पड़ रही है। अब देखिए किस कारण से ऐसा हो रहा है कि डिमांड कम है रिक्वायर्ड लेवल से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया है, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में कमी आ गई है, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, या आप बाहर से सामान इंपोर्ट्स मंगाते हो, आपके अपने गुड्स की डिमांड नहीं है। इन सब कारण की वजह से आपकी डिमांड कम रह गई है इकोनॉमी में और सप्लाई ज्यादा हुई हुई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भाई जब सप्लाई ज्यादा हो रही है इकोनॉमी में और डिमांड नहीं है तो इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। अब इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई तो कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और जब भी स्टॉक बिल्डअप हो गया है तो उसको कैसे क्लियर करेंगे इकोनॉमी में, जनरल प्राइस लेवल फॉल होने लगेगा और इसीलिए डिफ्लेशन दिखेगी इकोनॉमी में। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब आओ भाई एक्सेस डिमांड को स्टडी कर लेते हैं। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड नहीं यूज करते हो तो फिर ये डेफिनेशन गलत हो गई। फिर तो देखो ना, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, एक्चुअल डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये रही मेरी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एम लेवल पर, जो कि मेरी एक्चुअल डिमांड है। लेकिन अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई है तो मैं इस लेवल की आउटपुट दे ही नहीं सकती हूँ। इस लेवल की आउटपुट क्यों नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, दे आर ऑलरेडी फुली यूज्ड। जब रिसोर्सेज नहीं है और मैं प्रोडक्शन नहीं दे सकती हूँ तो इकोनॉमी में शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस राइज होगा, जनरल प्राइस राइज दिखेगा, क्या दिखाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा। थ्रू आउट द रीजन प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, दिस विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। सो एक्सेस डिमांड क्या हुई, आरटी। इन्फ्लेशन कौन से रीजन में हुई, इस गैप में हुई, ये पूरी इन्फ्लेशनरी गैप है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो गए हैं और जरूरत कितने की है, ज्यादा की है। तो जब इकोनॉमी में शॉर्टेज हो गई है तो सिर्फ क्या राइज होगा, प्राइस। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो राइज हो नहीं सकता, फुल एम्प्लॉयमेंट पहले ही पहुंच गई है। आउटपुट तो राइज हो नहीं सकता क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, बंदे ही नहीं है काम करने वाले, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे। तो अगर अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो तो मुझे एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड वाली है वो कम है और जो एक्चुअल वाली है वो ज्यादा है। तभी तो हो रहा है ना इन्फ्लेशन। मैं अगर चाहती हूँ इन्फ्लेशन नहीं हो तो भाई किसी ने डिमांड कम कर दूं। ओके, सो अब देखिए इन्फ्लेशनरी गैप का कॉजेस क्या है, मेरे यहाँ डिमांड क्यों ज्यादा है। भाई या तो हो सकता है कि आप प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है इकोनॉमी में, आप देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए होंगे, बाहर से सामान आना बंद हो गया होगा, इसीलिए जो मेरी सप्लाई है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है डिमांड को। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट सिंपल होगा, जितने भी मेरे स्टॉक्स हैं उसको मैं ऑफलोड कर दूंगी मार्केट में, इन्वेंट्री कम हो जाएगी,
एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं सकती है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है। तो अब क्या बढ़ेगा? सिर्फ जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा। तो आओ एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर बच्चे बार बार इसको करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। देखो भाई, ये रहा वेयर एडी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, वो हो गया नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ओके, अब अगर मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट भी इसी लेवल पर है तो इसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंसाइड कर रहा है। अब ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड नहीं लगाओगे, देखो इट्स वेरी वेरी ट्रिकी। ये रही सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या दिखा रहा है कि मेरी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप आपने फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रखा तो याद करो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम में भी ऐसी सिचुएशन थी कि आपकी सप्लाई ज्यादा थी डिमांड कम थी, तो आप प्रोडक्शन कम करते हो जाता है काम। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लगाना जरूरी है। आप जरा नेक्स्ट देखो ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में, अब मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के पहले, इसीलिए तो इन्फ्लेशन हो रही है। अब अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड यहाँ लगाना भूल जाओ तो ये तो एक सिंपल सिचुएशन हो गई नेशनल इनकम की, जहां पे आपकी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आउटपुट को बढ़ाएगा, इनकम को बढ़ाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है, इसीलिए ना आउटपुट बढ़ेगी ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सिर्फ क्या बढ़ेगा? प्राइस बढ़ेगा। I hope the whole concept is clear to you. You have understood the importance of writing full employment. You have understood the usage of putting full employment in the definition. If you will not put this word, then 99% क्या 100% आपका concept गलत है। तो हैप्पी लर्निंग विद भार्गव मैम, इस वीडियो को आप 3-4 बार सुनिए, आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल माय वीडियोस so that you get the notification of all the videos which I'm making for you. Happy learning with Bhargav ma'am.